तो दोस्तों अगर आप इस साल के ईपीएफ एग्जामिनेशन को टारगेट कर रहे हैं तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे बहुत बच्चों के मन में करंट अफेयर्स को लेके बहुत सवाल आ रहे हैं कि सर करंट अफेयर्स इतना ज्यादा वास्ट है, तो क्या कुछ ऐसे सिलेक्टेड टॉपिक्स हैं जिनको हमें बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, जिससे हम क्वेश्चन इस साल के एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज का इस वीडियो इसी कॉन्टेक्स्ट में है, जहां पे मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिसके ऊपर आप इस एग्जाम पे क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जहां पे हमने उन सभी इंपॉर्टेंट एरियाज को पिकअप किया है जिसमें से हमारे एग्जाम पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि किन किन इंपॉर्टेंट टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं और इन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनके ऊपर आपको फोकस करना है अगर आप इस साल के ईपीएफ एग्जामिनेशन को टारगेट कर रहे हैं। बट वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट, दैट इज विद रिगार्ड्स टू दिस इंपॉर्टेंट बुक दैट वी हैव लॉन्च्ड फॉर यू गाइस। अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट हैं और या फिर आपको लगता है कि स्पेशल सब्जेक्ट ऐसा कंपोनेंट है जो मैंने तैयार नहीं किया है, तो दोस्तों ये बुक हमने आपके लिए बनाई है। ठीक है, ये बुक अगर हम बात करें तो 500 रुपए की बुक है, बट अगर दोस्तों हम बात करें 270 रुपए में आपको मिल रही है। इसको परचेज करने का लिंक दोस्तों डिस्क्रिप्शन में आपको दिया हुआ है, तो वहां पे जाके आप इस बुक को परचेज कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए आपको 1900 प्लस टॉप क्वालिटी एमसीक्यूज मिल रही हैं। और बुक में देखिए एमसीक्यूज ऐसा नहीं है कि नॉर्मल है, आपको हर एक चीज की प्रॉपर डिटेल एक्सप्लेनेशन मिलेगी, प्रॉपर क्वेश्चंस मिलेंगे। और जो भी आगे कंपोनेंट जैसे सोशल सिक्योरिटी हो गया, इंश्योरेंस हो गया, ऑडिटिंग हो गया, जहां पे जनरली हम फोकस नहीं करते, हमें लगता है कि यार उन टॉपिक्स को मिस ना कर दें, तो वो सब चीज आपकी यहाँ पे इन स्पेशल सब्जेक्ट्स के थ्रू जो है इस बुक के थ्रू आप कवर उनको कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो लिंक जैसे मैंने को बोला है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे जाके आप इस बुक का फायदा जो है वो ले सकते हैं। चलिए दोस्तों अब शुरू करते हैं जी हमारे आज की वीडियो के साथ। जैसे देखो सबसे पहले दोस्तों हमने टॉपिक्स कैसे पिक किए, हमने टॉपिक्स पिक किए जी आपके पुराने एग्जाम्स को देखते हुए। तो पुराने एग्जाम्स को जब हमने एनालाइज किया आपके इस एग्जाम में, तो हमने यहाँ पे देखा दोस्तों कि ये कुछ सिलेक्टेड सेट ऑफ डायमेंशंस हैं जहां पे आपसे हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो डायमेंशंस जो ईपीएफओ एग्जाम में यूपीएससी की फेवरेट है वो कौन सी है? स्पोर्ट्स, अवार्ड्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, समिट्स एंड कॉन्फ्रेंसेस, कुछ इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, फाइनेंशियल अवेयरनेस के क्वेश्चंस। ठीक है, ऐसा नहीं कि हमें बहुत ज्यादा टर्मिनोलॉजी हमसे पूछी गई, यूनिकॉर्न पूछा गया है, एनएससी प्राइम इंडेक्स के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उन कॉन्टेक्स्ट में, रिपोर्ट्स, ठीक है, जो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। स्कीम्स, जहां पे मैंने सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स प्लस अदर स्कीम्स जो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं उनको मैंने यहाँ पे आपके साथ पिकअप किया है दोस्तों। और इसके अलावा आ जाता है इसके अलावा कुछ और प्रोमिनेंट टॉपिक्स जो कि आपके सिलेबस से डायरेक्टली नहीं बट इनडायरेक्टली रिलेट करते हैं, जो कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इन्हीं डायमेंशंस के ऊपर हमने कुछ सिलेक्टेड लिस्ट ऑफ टॉपिक्स उठाए हैं दोस्तों, जो कि अब हम आपके साथ डिस्कस करेंगे वन बाय वन। सबसे पहले डिस्कस करते हैं दोस्तों गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स वाले टॉपिक को। गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स या गवर्नमेंट प्रोग्राम्स की बात करूं तो इस साल कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स या प्रोग्राम्स हैं जो कि आपको बहुत अच्छी तरह से पढ़ने हैं, जिसके ऊपर आप क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देखिए यूपीएससी है तो यूपीएससी में जनरली जो चीजें बहुत ज्यादा हाईलाइटेड होती हैं आप उस पर क्वेश्चन एक्सपेक्ट करते हैं, और यूपीएससी में उस चीज पे सवाल आते भी हैं। जैसा कि जब हम मेरे पीछे लिस्ट को देख रहे हैं तो इस लिस्ट में देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हमने लिखा है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इस साल के एग्जाम के लिए जीएसटी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बनेगा दोस्तों, बिकॉज जीएसटी के कॉन्टेक्स्ट में सिर्फ एक नहीं 3 मेजर जो है अपडेट्स हुए हैं। सबसे पहले जीएसटी में टैक्सेशन रिफॉर्म्स हुआ है दोस्तों, ठीक है, जीएसटी का एपेलेट ट्रिब्यूनल है वो एक्टिवेट हुआ है। जीएसटी की जो रिटर्न फाइलिंग है उसको सिंप्लीफाई किया गया है। तो ये 3 टॉपिक सिर्फ एक ही मेन टॉपिक से बंद है जिसका नाम है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो इसको आपको बहुत अच्छी तरह से पढ़ना है दोस्तों, बिकॉज यहाँ पे आपके एग्जाम से सवाल पूछे जा सकते हैं। तो सिर्फ आपको यही नहीं पता चलेगा जीएसटी का टैक्स रेट क्या चेंज हुआ है, क्या टैक्स रेट चेंज हुआ है, जीएसटी कब आया था, जीएसटी काउंसिल के बारे में पता होना चाहिए। बिकॉज अगर आप बात करें तो जीएसटी को जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला है वो जीएसटी काउंसिल के थ्रू मिला हुआ है, आर्टिकल 279 सबसेक्शन ए के अंडर। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो आई वुड से जीएसटी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं बोलूंगा इस साल के लिए आप इसको नंबर 1 पे मार्क कर सकते हैं। ठीक है जी। इसके बाद अगर हम बात करें तो दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है दोस्तों आपका फास्टैग। इज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक बिकॉज फास्टैग के ऊपर काफी ज्यादा डिस्कशन हुई है। फास्टैग के ऊपर नेशनल एनुअल पास जो है वो स्टार्ट किया गया था। फास्टैग टेक्नोलॉजी के ऊपर बहुत ज्यादा डिस्कशन हो रहा है, आरएफआईडी के ऊपर। तो फास्टैग टॉपिक इंपॉर्टेंट है। बात करें दोस्तों, जैसे पिछली बार आपको एनएससीसी पे सवाल पूछा गया था, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के ऊपर, इसी कॉन्टेक्स्ट में
यूपीएससी जो है हमसे कुछ ना कुछ ऑर्गेनाइजेशंस पे सवाल पूछता है। तो यहाँ पे दो प्रोमिनेंट ऑर्गेनाइजेशंस है, नेशनल मेडिकल कमीशन जिसके 5 साल पूरे हुए हैं, और नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी जहां पे 3 साल हमारे लॉजिस्टिक पॉलिसी को बनाने के कंप्लीट हुए हैं। अब नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी में आपको लॉजिस्टिक्स के साथ साथ लॉजिस्टिक डाटा बैंक के बारे में पता होना चाहिए, यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स प्लेटफॉर्म के बारे में पता होना चाहिए, यूएलआईपी बोलते हैं उसको, ठीक है जी। और नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी का क्या हमारा गोल है, क्या हम करना चाहते हैं लॉजिस्टिक्स के कॉन्टेक्स्ट में, ये पता होना चाहिए, ठीक है जी। फिर बात करते हैं दोस्तों ज्ञान भारत मिशन। ये जो चीज है ये आपका रिलेट करेगा इनडायरेक्टली, ये डायरेक्टली क्वेश्चन ज्ञान भारत मिशन पे नहीं आएगा, सवाल आ सकता है आपके कल्चर के ऊपर, क्योंकि आप हिस्ट्री पढ़ोगे, कल्चर पढ़ोगे, तो हिस्ट्री एंड कल्चर में दोस्तों ज्ञान भारत मिशन जो है वो इंपॉर्टेंट टॉपिक बनाता है, बिकॉज ये बात करता है हमें मैन्युस्क्रिप्ट्स को डिजिटलाइज करना है। तो मैन्युस्क्रिप्ट्स के कॉन्टेक्स्ट में आपको, या जो भी हमारे पुराने पुराने मैन्युस्क्रिप्ट्स बनी हैं या हमारे डिजिटलाइज जो वेदास हैं उनको हम डिजिटलाइज करने की बात कर रहे हैं, तो आपको आइडिया होना चाहिए कि क्या क्या चीजें हैं जिनको हम डिजिटलाइज करें, क्या क्या चीजें उस पर जिस पे काम करें, क्या चीजें, और कौन से हमारे ऐसे डिजिटल स्क्रिप्चर्स हैं जिनको हम डिजिटलाइज कर रहे हैं, उन स्क्रिप्चर्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, बिकॉज क्वेश्चन इनडायरेक्टली वहां से पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। तो ये चीज होगी। देन अगर हम बात करें दोस्तों गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, इंपॉर्टेंट टॉपिक, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस में बात करता हूं दोस्तों, 9 साल पूरे हुए हैं, ठीक है जी। अब गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों क्योंकि ये भारत का नेशनल लेवल पे पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल है, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट यहां पे क्या था, उत्तर प्रदेश जो है दोस्तों वो पहला स्टेट बना जिसने गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस को स्टेट लेवल पे भी बोला कि हम इसकी प्रोक्योरमेंट अपनी इसी के थ्रू करेंगे। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस से खुद के टारगेट्स जहां पे आता है कितना परसेंट एमएसएमई प्रोक्योर करेंगे, कितना परसेंट वुमेन से प्रोक्योर करेंगे, कितना परसेंट एससी एसटी से प्रोक्योर करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। फिर गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस से कुछ टेंडर रूल्स निकल के आए थे, इसलिए टॉपिक बहुत ज्यादा न्यूज में रहा है डिफरेंट डिफरेंट मंथली, इसलिए मैं बोलूंगा ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर वाइस प्रेसिडेंट, अगेन अ टॉपिक विच इज आई कुड से दैट इज इनडायरेक्टली रिलेटेड। अब मैं बात करूं गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स का पार्ट नहीं, एक्चुअल में अपॉइंटमेंट्स का पार्ट होगा। वाइस प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हमारे सीपी राधाकृष्णन जी। अब एग्जाम में आप यूपीएससी की तैयारी करो तो यूपीएससी आपसे ये नहीं पूछेगा कि हमारे वाइस प्रेसिडेंट कौन बने, नहीं, वो पूछेगा वाइस प्रेसिडेंट की पावर के ऊपर क्वेश्चन, कौन सी आर्टिकल के अंडर वाइस प्रेसिडेंट आता है, कौन से आर्टिकल हमारे वाइस प्रेसिडेंट के लिए बिलोंग करते हैं। हमसे ये पूछा जा सकता है वाइस प्रेसिडेंट की इलेक्शन कैसे होती है, वाइस प्रेसिडेंट की जो सैलरी है, एमोल्यूमेंट्स है, इज इट गिवन, इट इज गिवन एज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, इज गिवन एमोल्यूमेंट्स, सैलरी मिलती है उनको, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा की मिलती है, वाइस प्रेसिडेंट की अलग से सैलरी नहीं है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं जब वाइस प्रेसिडेंट रिजाइन करते हैं तो क्या डेप्टी वाइस प्रेसिडेंट की प्रोविजन दी गई है, नहीं दी गई। डेप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा की प्रोविजन है, डेप्टी वाइस प्रेसिडेंट की कोई पोस्ट ही नहीं है हमारे इंडिया में। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, बिकॉज यहाँ पे आपसे पॉलिटी एंड गवर्नेंस में सवाल पूछा जा सकता है वाइस प्रेसिडेंट के ऊपर, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, वाइस प्रेसिडेंट हो गया। फिर मैं बोलूंगा लद्दाख के केस में, लद्दाख अभी स्पेशल स्टेटस की मांग कर रहा है, तो वहां पे आपको स्केड्यूल्स पता होना चाहिए, शेड्यूल 5 शेड्यूल 6 क्या डिफरेंस है दोनों में वो पता होना चाहिए, किस शेड्यूल के अंदर लद्दाख जो है वो ऑटोनॉमस बॉडीज की बात कर रहा है। फिर ऑटोनॉमस काउंसिल को लेके हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से आर्टिकल्स हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में बात करते हैं ऑटोनॉमस काउंसिल को लेके, ठीक है, या फिर ऑटोनॉमस स्टेट के बारे में बात करते हैं, ऑटोनॉमस यूटी की बात करते हैं, तो वो पता होना चाहिए। क्वेश्चन कैन बी फ्रेम्ड ऑन दैट थिंग, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो रिसेंटली आपकी न्यूज में चल रहे हैं, जहां से आपको क्वेश्चन डायरेक्टली तो नहीं बट इनडायरेक्टली आप एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। फिर आ जाता है जी हमारा श्रेष्ठ टॉपिक। श्रेष्ठ जो है दोस्तों स्टेट हेल्थ रेगुलेटरी एक्सीलेंस इंडेक्स है, ठीक है, जिस इंडेक्स का बेसिक ऑब्जेक्टिव बेसिकली क्या है दोस्तों, हेल्थ रेगुलेटरी इंडेक्स का, कि जो हमारे ड्रग्स सिस्टम है उसको कैसे मॉनिटर कर सकते हैं, उसके लिए श्रेष्ठ इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया बाय द सीडीएसयू, ठीक है। फिर हम बहुत ज्यादा डिस्कशन कर रहे हैं बायो ई3 पॉलिसी की, जिसके बारे में मैं आगे भी इस क्लास में भी डिस्कस करूंगा दोस्तों। बायो ई3 पॉलिसी, एएनआरएफ अनुसंधान, नेशनल रिसर्च फेलोशिप एज अ टॉपिक, एथेनॉल ब्लेंडिंग, हमने टारगेट अचीव कर लिया एथेनॉल ब्लेंडिंग वाला, तो बहुत ज्यादा न्यूज में आप देख रहे हो, E25, E27, E30 न्यूज में चल रहा है। एथेनॉल ब्लेंडिंग के ऊपर बहुत ज्यादा इश्यूज चल रहे हैं, बिकॉज रिसेंटली आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट में भी वन ऑफ द केस वाज फाइल, जहां पे एथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर काफी हमारे जो
पीपल ऑफ इंडिया, उन्होंने कंसर्न रेज किया कि इससे हमारी गाड़ी की परफॉर्मेंस भी खराब हो रही है, और जो बोला गया था कि पेट्रोल सस्ता होगा वो इतना सस्ता हुआ नहीं है एथेनॉल ब्लेंडिंग के कारण। तो ये इस रीजन के लिए एथेनॉल ब्लेंडिंग टारगेट भी पड़ रहा है और एथेनॉल ब्लेंडिंग एज ए कंसेप्ट भी इंपॉर्टेंट है। फिर आ जाता है जी नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, इनकम टैक्स एक्ट इंपॉर्टेंट। अब इनकम टैक्स एक्ट में देखो आपको पता होना चाहिए क्या क्या प्राइमरीली डेफिनेशंस हैं, उनके बारे में पता होना चाहिए। फिर हम बात करते हैं दोस्तों इनकम टैक्स एक्ट किस कमेटी के रिकमेंडेशन में बना। अब जो इनकम टैक्स एक्ट था, अब इससे आपको हिस्टोरिकल क्वेश्चन भी बताना चाहिए। हिस्टोरिकली क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड दिस, concept of income tax was started by। हिस्ट्री के सवाल आपको यहां से भी जा सकते हैं। आप सोचो कि इनकम टैक्स एक्ट में मैं प्रोविजंस पढ़ रहा हूं, यूपीएससी कभी भी प्रोविजंस पे बहुत ज्यादा नहीं खेलेगा, बट यूपीएससी यहां पे खेल सकता है इनकम टैक्स एक्ट का प्रोविजन किसने दिया था। इनडायरेक्ट क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड, तो यहां पे आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्वेश्चन दोनों एक्सपेक्ट कर सकते हो। देन सीपी ग्राम्स, ये आता है कि सेंट्रलाइज पब्लिक फॉर ग्रीवांस रिड्रेसल सिस्टम, तो जो भी हमारी एमएसएमई या कोई ग्रीवांस आता है उस केस में, ठीक है, तो वो ये देखता है। इंडिया वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, अब बेसिकली क्या है, एक कोलैबोरेशन किया गया था ताकि जो ग्लोबल लेवल पे हंगर है उसको हम कैसे कम कर सकते हैं, उसके लिए इंडिया वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के बीच में कोलैबोरेशन हुई है। इसका ऑब्जेक्टिव सिंपल है कि हम अपनी फोर्टिफिकेशन ऑफ राइस करें ताकि हम जो ग्लोबल लेवल पे हंगर है उसको मैनेज कर सके। अब देखिए यहां पे ये वर्ल्ड फूड प्रोग्राम एज एन ऑर्गेनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो ये ऑर्गेनाइजेशन आता है डायरेक्टली एफएओ के अंदर, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आता है। इसका खुद का तो कोई हेडक्वार्टर नहीं है, बट इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट पता है क्या था, इसको मिला हुआ है नोबेल पीस प्राइज 2020 में। तो क्वेश्चन आपसे इनडायरेक्टली ये नोबेल पीस प्राइज पे पूछा जा सकता है, कंसीडरिंग के न्यूज इसके ऊपर थी। एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये दोनों चीजें ट्राइबल अफेयर्स को लेकर बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप सोशल जस्टिस की बात करते हो या सोशल एरियाज की बात करते हो, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स हमेशा ही आपके जहन में ज्यादा आते हैं, और गवर्नमेंट बहुत ज्यादा इनिशिएटिव्स भी ले रहे हैं इनके ऊपर। तो आदिवानी हो गया जो कि एआई पावर्ड ट्राइबल लैंग्वेज ट्रांसलेटर है, आदि कर्मयोगी मिशन होगा जिसके अंदर आप आदि विश्वविद्यालय बना रहे हो, डिजिटल यूनिवर्सिटी बना रहे हो, ठीक है जी, आदि हाथ बना रहे हो, तो इंपॉर्टेंट आ जाता है आदि कर्मयोगी अभियान के अंदर। फिर एक आया था धरती आभा जन भागीदारी अभियान, जिसके अंदर बेसिकली क्या है, आप ट्राइबल पीपल जो हैं उनमें अवेयरनेस क्रिएट करना चाहते हो विद रिगार्ड्स टू द गवर्नमेंट स्कीम्स, जो भी गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट ने लिए हैं, जो गैप फिलिंग है उसको करना चाहते हो। दैट इज वेयर धरती आभा जन भागीदारी अभियान केम फॉरवर्ड हियर। फिर आ जाता है दोस्तों आपका कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ठीक है जी। अब ये इंपॉर्टेंट क्या है, अगर आप कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को लेकर देखोगे दोस्तों, तो हमारे जितने भी प्राइमरीली इंडेक्स हैं, चाहे वो सीपीआई है, सीपीआई आईडब्ल्यू है, हमारे जीडीपी की बात करेंगे, तो यहां पे क्या हो रहा है, हम अपने बेस ईयर्स को चेंज करने की बात कर रहे हैं, ठीक है। विश्वनाथ गोलदर कमेटी जो हमने बनाई है, जो कि हमारी बात कर रहा है कि किस तरह से हम अपने जो जीडीपी रेट्स हैं या जीएनपी रेट्स, हमें नया बेस ईयर चाहिए। बेस ईयर का कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, बिकॉज अब इकोनॉमिक्स में क्वेश्चन बेस ईयर के कॉन्सेप्ट पे आ सकता है। यहां पे अगर हम बात करें तो सीपीआई फॉर एग्रीकल्चर लेबर एंड रूरल लेबर चेंज हुआ है, ये हुआ है बेस ईयर 2019, 1986-87 था इसका बेस ईयर, वहां से 2019 बेस ईयर हुआ है, तो ये पूछा जा सकता है। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि सीपीआई फॉर एग्रीकल्चर लेबर एंड रूरल लेबर निकालता कौन है, हु रिलीजेस दिस स्पेसिफिक इंडेक्स। तो क्वेश्चन यहां पे आ सकता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का कंसेप्ट क्या होता है। हमारे इंडिया में दो तरह के इंडेक्स होते हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, होलसेल प्राइस इंडेक्स। तो ये इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट है। अब ऑल्दो हमने देखा है कि इकोनॉमिक्स में सवाल बहुत कम आए हैं, बट यार ये स्टैटिक टर्म्स न्यूज में है तो पता होनी चाहिए। बहुत चीजें आप अपने एग्जाम में देंगे जो कि करंट से ही डिराइव होंगे, बट क्वेश्चन स्टैटिक में पूछा जाता है, तो इनडायरेक्टली भी आपको करंट अफेयर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करवाएगा। फिर आता है ई श्रम पोर्टल, इंपॉर्टेंट है जी, जब भी हम लेबरर्स की बात करते हैं श्रमिक पोर्टल इंपॉर्टेंट है। और वैसे भी याद रखना ई श्रम पोर्टल मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के अंडर काम करता है, और इस टाइम पे इसका डाटाबेस हमारे जितने भी इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं या जितने भी इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव सरकार ले रहा है, तो अनऑर्गेनाइज वर्कर का जो डाटाबेस पिक किया जा रहा है वो ई श्रम पोर्टल के थ्रू किया जाता है, तो इसलिए ये पोर्टल बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर दोस्तों एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम और एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम दोनों ही इंपॉर्टेंट है। ये इस कॉन्टेक्स्ट में इंपॉर्टेंट है बिकॉज सरकार जो है काफी ज्यादा नए नए इनिशिएटिव्स लेके आ रहा है, जहां पे सरकार इनका रेफरेंस देता है।
जैसा कि सरकार ने स्कीम लॉन्च किया है धरती आभा धन धान्य कृषि योजना। अब धन धान्य कृषि योजना जो है वो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम से इंस्पायर्ड है। तो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम न्यूज में है। अगर आप अभी बात करें तो सरकार नीति आयोग बहुत ज्यादा एम्फेसाइज करता है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के ऊपर, जहां पे वो कहता है कि हम एक ऐसी एस्पिरेशन लोगों के बीच एस्पिरेशनल सिटीज बना रहे हैं जहां कि बाकी लोगों को इंस्पायर करेंगे। ठीक है, अब जब मैंने बात की एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम की, तो यहीं से कंसेप्ट आता है और यहीं से टॉपिक आता है नीति आयोग। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। क्यों कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है? बिकॉज 10 साल पूरे हुए हैं नीति आयोग के। अब नीति आयोग से प्लानिंग कमीशन आता है, अगेन इनडायरेक्ट लिंकेज, डायरेक्ट नीति आयोग, इनडायरेक्टली प्लानिंग कमीशन। तो फिर यहां से हमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है हमारे स्टैटिक कॉन्सेप्ट के ऊपर। तो इसीलिए जो करंट अफेयर्स के टॉपिक्स हमने आपके लिए शॉर्टलिस्ट किए हैं वो सिर्फ इस बेस पे सिलेक्ट नहीं किए हैं कि अच्छा करंट अफेयर्स है तो करंट में न्यूज में तो है, बट यहां से क्या क्या चीजें हैं जो प्राइमरीली आपके स्टैटिक में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। फिर आ जाते हैं दोस्तों ONDC, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, अगेन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि आपने बहुत ज्यादा न्यूज सुनी है अमेजोन के बारे में, फ्लिपकार्ट के बारे में, वॉलमार्ट के बारे में। गवर्नमेंट खुद बहुत ज्यादा एक्टिव हो रहा है ई कॉमर्स को देख के। ई कॉमर्स के लिए इंडिया का खुद का प्लेटफॉर्म क्या, उसका नाम है ONDC। ठीक है, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, जिसका प्राइम ऑब्जेक्टिव दोस्तों यहां पे क्या है कि हमने एक ऐसा सिस्टम तैयार किया है जहां पे बायर और सेलर जो है वो फ्री हैं अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड करवाने के लिए। तो ये पता होना चाहिए एज एन ONDC एज अ टॉपिक है। फिर हम बात करते हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट आ जाता है जी सोशल प्रोटेक्शन कवरेज, बिकॉज आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वहां पे सोशल प्रोटेक्शन को लेके बहुत बातें होती हैं। तो इंडिया का सोशल प्रोटेक्शन कवरेज को लेके इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का डाटाबेस आया, आई थिंक मई जून के आसपास की न्यूज है ये। ठीक है, जहां पे ILO का एक डाटाबेस निकला है। इस डाटाबेस के अंदर 9 स्पेसिफिक थीम्स है, जहां पे बोला है कि हमारी जो सोशल कवरेज है वो अराउंड वर्ल्ड में वन ऑफ द हाईएस्ट, टॉप में है हम लोग। ठीक है, फिर इंडिया ने बोला है कि हम लोग यार अराउंड 100 करोड़ लोगों को जो सेकंड डाटाबेस बना रहे हैं उसमें 100 करोड़ पीपल जो है उनको हम टारगेट कर रहे हैं कि हम उनको यहाँ पे इस डाटाबेस में कवर करेंगे। और ILO डाटाबेस 2025 में सबमिट करवाने वाला भी भारत पहला देश था। तो उस कॉन्टेक्स्ट में सोशल कवरेज वाला पॉइंट हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है। फिर बात करते हैं हाउस होल्ड इनकम सर्वे के लिए। इंडिया प्लान कर रहा है जी हमारा पहला हाउस होल्ड इनकम सर्वे बनाने का 2026 में। अब ये किस कमेटी के रिकमेंडेशन पे कर रहा है आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, अगर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए हाउस होल्ड इनकम सर्वे जो है वो किसकी रिकमेंडेशन पे, कौन एक्चुअली रिकमेंड चेयर कर रहा है उस कमेटी को, जो कि बेसिकली हाउस होल्ड इनकम सर्वे का जो पूरा सिस्टम है उसको रेडी कर रहे हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। सेंसस इंपॉर्टेंट है जी, सेंसस, क्योंकि हमारा सेंसस जो था वो 2021 में होना था, बट किसी कारणवश वो डिले होता अब सरकार ने फाइनली बोला कि 2027 में हमारा सेंसस जो है इट विल बी टेकिंग फॉरवर्ड, इट विल बी कमिंग हियर। अब सेंसस के कंटेक्स्ट में अगेन हिस्टोरिकल कंसेप्ट, मॉडर्न हिस्ट्री में सेंसस 1872 में आया था, फिर 1881 के बाद डिकेडल बना। 1881 से लेके अगर हम बात करें 2011 तक हर 10-10 साल बाद आता था। ठीक है जी, अब 2011 के बाद 2021 में प्लान था, बट ड्यू टू कोविड सेंसस डिले हुआ और अब 2027 में जो है हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारा सेंसस का डाटा जो आएगा। तो ये भी यहां से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्वेश्चन दोनों पूछे जा सकते हैं। दैट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, बेसिक वाला कंसेप्ट। ठीक है जी, फिर आ जाते हैं जी इंडिया द एलिमिनेशन ऑफ ट्रैकोमा। अब यहाँ पे डिजीज की बात करेंगे तो यहाँ पे ट्रैकोमा से तो इंडिया को फ्री कर दिया गया। यहाँ पे आपको डिजीज के बारे में पता होना चाहिए, बिकॉज ये क्वेश्चन आपके साइंस में आ सकता है, जनरल साइंस में क्वेश्चन आ सकता है। अब प्रोमिनेंट डिजीज की बात है, टीबी, मलेरिया, लिम्फेटिक फिलरिसिस और सिकल सेल अनीमिया। ये प्रोमिनेंट डिजीजेस हैं जी जहां पे जिसपे बेस पे इंडिया का जो रोल है, इंडिया ने काफी सारा डिस्कशन किया है। बाकी हम बात करें तो हमें पता है कि HIV के रिगार्डिंग एक वैक्सीन डेवलप की है USA ने और उसको देना स्टार्ट कर दिया है। तो ये पता होना चाहिए कि किसने डेवलप की है दोस्तों। ठीक है जी, फिर बच्चों के लिए डेवलप की गई है मलेरिया की वैक्सीन, तो वो पता होना चाहिए किसने बनाई है। ठीक है ना, तो ये कुछ चीजें हैं अगर मैं बात करूं, बिकॉज यहां से हमसे जो क्वेश्चन है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द जनरल साइंस जो है हमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे डिजीजेस ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आ जाता है जी आपका नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी। इंपॉर्टेंट है कि लीगल सर्विस अगर हम बात करें तो नलसा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज रिसेंटली अगर हम बात करें तो नलसा के चेयरमैन बने थे
ठीक है जी। हमें पता है कि जो भी हमारे सेकंड सीनियर मोस्ट जज होते हैं वो एक्चुअल में नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी के जो हैं वो हेड बन जाते हैं। अब ये लीगल सर्विस किस किस को प्रोवाइड करता है, किस तरह से प्रोवाइड करता है, दिस इज समथिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड। फिर आता है जी नेशनल टर्मरिक बोर्ड, ठीक है। अब ये पहली बार है इंडिया में टर्मरिक बोर्ड बना है, तो हमें पता होना चाहिए जी कहाँ पे बना है, कौन सी प्लेस पे बना है, टर्मरिक के कंटेक्स्ट में इंडिया का कौन सा रैंक है, ये पता होना चाहिए। फिर इसी के कंटेक्स्ट में एक और बना है जी मखाना बोर्ड, जहां पे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्या है कि बिहार इंडिया में, ये बजट में चीज अनाउंस की गई थी कि हम मखाना बोर्ड बनाएंगे। बिहार इस कॉन्टेक्स्ट में इज द ओनली स्टेट इन इंडिया जहां पे सबसे ज्यादा हाईएस्ट प्रोडक्शन ऑफ मखाना इंडिया में, कहां पे मखाना जो है वो बिहार में होता है। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। जो इंपॉर्टेंट बोर्ड्स इंडिया सेट कर रहा है या कोई भी इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव जो इंडिया सेट कर रहा है। इसके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव जिसको इंडिया अनाउंस कर रहा है तो वो इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। जहां पे इंडिया अनाउंस करता है किसी इनिशिएटिव, किसी प्रोग्राम को वर्ल्ड लेवल पे जाके, तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो ये थे हमारे पहला टॉपिक, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स और प्रोग्राम। फिर हमने उठाई समिट्स एंड कॉन्फ्रेंस। समिट्स एंड कॉन्फ्रेंस में बहुत बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर समिट्स एंड कॉन्फ्रेंस इंपॉर्टेंट है, तो मैं बोलता हूँ यार कॉन्फ्रेंस और रीजनल ऑर्गेनाइजेशन दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि एग्जाम में दोनों से ही सवाल पूछे जा सकते हैं। अब समिट्स एंड कॉन्फ्रेंस से ही रीजनल ऑर्गेनाइजेशन निकलते हैं, बिकॉज आपकी जो समिट है या कॉन्फ्रेंस है किसी ना किसी ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में ही होगी। अब अगर हम यहाँ पे बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट आता है जी एससीओ, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, 25 ईयर मनाए गए हैं। इसी कॉन्टेक्स्ट में इंडिया चाइना रिलेशन इंपॉर्टेंट आ जाता है। इसी के आउटस्कर्ट पे इंडिया चाइना मीटिंग हुई थी जहां पे पंचशील एग्रीमेंट की बात हुई थी। अब पंचशील एग्रीमेंट जो है वो आपको करंट कॉन्टेक्स्ट में पूछा जा सकता है, या फिर पंचशील एज अ टॉपिक जो है, अगर हम बात करें थोड़ा सा इंटरनेशनल रिलेशन का टॉपिक है, ठीक है। बट क्योंकि देखिए जो आपका एग्जाम है यूपीएससी कंडक्टिंग बॉडी है, तो वो आपसे पंचशील के ऊपर पूछा जा सकता है। जो 5 पॉइंट एक्शन जो था वो जवाहरलाल नेहरू जी ने साइन किया था 1951 के आसपास, ठीक है। तो पंचशील एग्रीमेंट के बारे में डिस्कशन हुआ था, वो पता होना चाहिए क्या होता है। फिर कैलाश मानसरोवर यात्रा को उन्होंने ओपन किया था, तो वो इंपॉर्टेंट है। अब एससीओ एज एन ऑर्गेनाइजेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है यार, इंडिया इसका मेंबर कब बना था, कुछ बेसिक सवाल है जो बहुत बार हमसे पूछे जाते हैं और यूपीएससी ये चीज पूछने का माहिर है। खासतौर ऑर्गेनाइजेशन में, क्या इंडिया फाउंडिंग मेंबर था, इंडिया मेंबर कब बना, इंडिया किसके साथ मेंबर बना, क्या इंडिया ने इसकी मीटिंग करवाई थी, ये चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, जिसपे सवाल हमसे पूछा जा सकता है, ठीक है। अब एससीओ के कंटेक्स्ट में इंडिया ने अपना नया नाम दे दिया जी सिक्योरिटी, कनेक्टिविटी और अपॉर्चुनिटी। फिर आ जाता है जी ब्रिक्स और एनडीबी, दोनों इंपॉर्टेंट है। ब्रिक्स की तो समिट इंडिया करवा रहा है 2026 की, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद इस साल के ब्रिक्स समिट में भी इंडिया ने कुछ चीजों को बताया था। सबसे पहले इंडिया ने खुद नेमिंग कन्वेंशन की, हमारा विजन ब्रिक्स को लेकर क्या है, तो वो पता होना चाहिए। एनडीबी की बात करें तो एनडीबी में हमारे नए राजीव रंजन जी जो हैं वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक के। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक पता है हम सबको, ये ब्रिक्स का ही बैंक है। बट यहाँ पे कॉमनवेल्टी क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है जो यूपीएससी पूछेगा, ब्रिक्स और एनडीबी में कॉमन मेंबर्स कौन से हैं, ब्रिक्स कब बना, एनडीबी कब बना। एनडीबी में अब क्या बात, अगर हम बात करें तो एनडीबी का जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वहां पे निर्मला सीतारमन जी जो है वो वाइस चेयरमैन बनी है ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जबकि जो राजीव रंजन जी हैं वो वाइस प्रेसिडेंट बने हैं। तो प्रेसिडेंट कौन था, ब्रिक्स का इंडिया से क्या रिलेशन, एनडीबी का इंडिया से क्या रिलेशन है। जैसे केवी कामत सर हमारे पहले हेड बने थे, तो ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए एनडीबी बहुत इंपॉर्टेंट आता है। फिर आ जाता है जी बिम्स्टेक। बिम्स्टेक देखिए दोस्तों, समिट बिम्स्टेक की थाईलैंड में हुई थी, अगली बांग्लादेश में, बट बिम्स्टेक कॉन्टेक्स्ट में इंडिया बहुत ज्यादा एक्टिव हुआ है। इंडिया ने बोला जी हम बिम्स्टेक गेम्स करवाएंगे, बिम्स्टेक ट्रेडिशनल म्यूजिक फेस्टिवल पहली बार वो इंडिया ने करवाया है, ठीक है। और भी काफी इनिशिएटिव जिसको लेके इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, बिम्स्टेक के कॉन्टेक्स्ट में इंडिया बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है, तो हमें ये पता होना चाहिए, ठीक है। और इसमें मेंबर कंट्रीज देखिए जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है, ब्रिक्स, एससीओ, बिम्स्टेक, एशियान की हम बात करें, यहाँ पे एशियान को आप ऐड कर लीजिए, यहां पे हमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है बेस्ड ऑन नंबर ऑफ मेंबर्स आल्सो, ठीक है। फिर इंटरनेशनल सोलर अलायंस, मोल्डोवा मेंबर बना, इंडिया का ही अलायंस है तो इंपॉर्टेंट है। आईएससी इंपॉर्टेंट है, कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस अगेन इंपॉर्टेंट है, इंडिया का इनिशिएटिव है। ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस में बोलूंगा यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स हैं। फिर कुछ एग्रीमेंट्स की बात करें, जब हम समिट एंड कॉन्फ्रेंस की बात करें तो भारत ने दोस्तों अभी रिसेंटली यूके के साथ एक कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है। उसके बाद इंडिया ने
इजराइल के साथ एक बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी साइन किया और ओईसीडी कंट्री में पहली ओईसीडी मेंबर्स में से पहला इजराइल पहला देश बना जिसके साथ इंडिया ने कोई बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी साइन की है, तो ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट उसके बाद इंडिया का यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के साथ एक ट्रेड एंड इकोनॉमिक एग्रीमेंट साइन हुआ है, ठीक है जी। इंडिया यूरोपियन यूनियन ट्रेड एंड इकोनॉमिक ट्रेड काउंसिल और इंडिया यूरोपियन यूनियन ट्रेड इकोनॉमिक काउंसिल जो है वो कह सकते हैं उसका एग्रीमेंट साइन हुआ है। उसका रिसेंटली एग्रीमेंट पिछले साल साइन हुआ था, बट बिकॉज अगर हम बात करें यूपीएससी है एग्जाम काफी टाइम बाद कंडक्ट करवा रही है, तो पिछले 1-2 साल में जो भी इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट्स इंडिया ने साइन किया और जो न्यूज में है वो हमें पता होने चाहिए, ठीक है जी। बात करते हैं इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर, जो मैंने बता ही दिया आपको, ठीक है जी। फिर G7 हो गया, G20 हो गया, इंपॉर्टेंट है। इंडिया इकोसॉक का मेंबर बना है, इंडिया एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बना है, ठीक है जी। नेटो इंपॉर्टेंट बन जाता है। अगर हम बात करें कॉन्फ्रेंस की तो यूएनएससी इंपॉर्टेंट है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, क्योंकि इसमें कुछ नॉन परमानेंट मेंबर्स ऐड हुए हैं। पाकिस्तान बेसिकली वैसे नॉन परमानेंट मेंबर्स को जो है वो लीड कर रहा है। अब उस कॉन्टेक्स्ट में हम ये नहीं करेंगे पाकिस्तान का क्वेश्चन है, बट यूएनएससी पे सवाल आ सकता है, ठीक है। फिर अगर हम बात करें तो यहाँ पे लेटविया पहला देश बना है, फर्स्ट टाइम जो है लेटविया नॉन परमानेंट मेंबर का मेंबर बना, पहली बार ये मेंबर आया है, तो ये क्वेश्चन हमसे पूछे जा सकते हैं इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ समिट्स एंड कॉन्फ्रेंसेस। बात करें दोस्तों अगला इंपॉर्टेंट चीज एग्रीमेंट्स की, तो देखिए मैंने समिट्स एंड कॉन्फ्रेंस से ही मैं एग्रीमेंट को रिलेट करता होता हूं हमेशा, बिकॉज कहीं ना कहीं किसी कॉन्फ्रेंस में कोई ना कोई एग्रीमेंट साइन होता है। तो यहाँ पे एशियन एग्रीमेंट, एग्रीमेंट ऑन फिशरीज एंड सब्सिडीज WTO का इंपॉर्टेंट है, इंडिया यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जिसकी मैं बात कर रहा था, ठीक है। इंडिया इजराइल बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी, ओईसीडी कंट्री बना है टू साइन बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी, इंपॉर्टेंट है। फिर बात करते हैं कुछ फाइनेंशियल अवेयरनेस के टॉपिक्स के ऊपर, ठीक है। ये एग्रीमेंट्स है जी, उसके साथ जिस भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे क्वाड है, एक ऑर्गेनाइजेशन आप यहाँ पे ऐड कर लीजिए क्वाड, QUAD, अगेन इंडिया, उसकी इस मीटिंग इस बार इंडिया में होगी तो इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, फिर आ जाता है जी आपके कुछ फाइनेंशियल अवेयरनेस को लेकर टॉपिक्स। जीनियस सेट, इसके कंटेक्स्ट में टॉपिक आता है स्टेबल कॉइन, तो ये काइंड ऑफ क्रिप्टो करेंसी को लेके एक टर्म है। अब आपसे सवाल सीधा पूछा जाता है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ टर्म्स, स्टेबल कॉइन इज रिसेंटली सीन इन न्यूज इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्टेबल कॉइन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो टर्म इन न्यूज के ऊपर स्टेबल कॉइन पे सवाल आ जा सकता है, ठीक है जी। फिर मैंने आपको बताया था आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी इस साल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए सबसे पहले डिप्टी गवर्नर बनी थी हमारी पूनम गुप्ता जी, तो सबसे पहले आरबीआई के ऊपर सवाल आ सकता है, आरबीआई की गवर्नरशिप के ऊपर कि आरबीआई का स्ट्रक्चर क्या है, क्या कभी आरबीआई में कोई वुमेन डिप्टी गवर्नर जो है या वुमेन गवर्नर बनी है, ये कॉन्टेक्स्ट। उसके बाद यही मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में भी डिप्टी गवर्नर का रोल प्ले कर रही है उर्जित पटेल जी। अब उर्जित पटेल जो है वो आईएमएफ के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने, बट उनकी रिकमेंडेशन में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनी थी, तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी एज अ टॉपिक इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है जी। फिर फाइनेंशियल फ्रॉड रिस्क इंडिकेटर आ जाता है। स्वागत एफआई इनिशिएटिव जिसके अंदर हमने जो हमारे फॉरेन ट्रस्टेड इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए एक सिंगल विंडो एक्सेस सिस्टम बनाया ताकि उनके लिए जो ट्रेडिंग करना है वो आसान हो जाए, ठीक है। फिर दोस्तों एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है वो ट्रांजिशन किया गया, यानी कि उसको अब अपग्रेड किया गया टू द यूनिवर्सल बैंक, बैंक.in fin.in डोमेन को स्टार्ट किया गया, तो इस पे हमसे टर्मिनोलॉजी के ऊपर सवाल पूछा जा सकता है, ठीक है। अनक्लेम डिपॉजिट्स तो सब बैंक्स के अंदर होता है, तो इस कंटेक्स्ट में कितने साल के लिए डिपॉजिट्स को अनक्लेम डिपॉजिट्स को अनक्लेम कहा जाता है, क्या वो डिपॉजिट्स का होता है, तो वो सब कुछ आपको पता होना चाहिए। वन स्टेट वन आरआरबी इनिशिएटिव, क्योंकि आपने सुना होगा कि इंडिया पब्लिक सेक्टर बैंक्स को मर्ज करने की बात कर रहा है, बट इससे पहले जो है हम लोग आरआरबीज को मर्ज कर चुके हैं, तो ये टॉपिक पता होना चाहिए। बैंकिंग अमेंडमेंट एक्ट, इरिडाई ने एक पैनल बनाया ऑन द इंश्योरेंस एक्ट रिफॉर्म, इंपॉर्टेंट बोलूंगा क्योंकि इंश्योरेंस भी आपके कॉन्टेक्स्ट पेपर में क्वेश्चन आता है, तो इंश्योरेंस रिफॉर्म्स। फिर बात करूंगा यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यूपीआई इंपॉर्टेंट है जी, ठीक है। फिर प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग रिफॉर्म्स आए हैं, तो ये पता होना चाहिए। गोल्ड लोन रूल्स नए आए हैं। पेमेंट रेगुलेशन बोर्ड बनाया आरबीआई ने एक फ्री एआई इनिशिएटिव, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को किस तरह से यूज करना है उसके लिए आरबीआई ने इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, जैसे कौन से पिलर्स हैं, कौन सी डायमेंशंस हैं, ये आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, ठीक है जी।
फिर आते हैं साइंस एंड टेक के कुछ टॉपिक्स को लेके। साइंस एंड टेक की मैं बात करूं दोस्तों, तो सबसे पहले आ जाता है कि आपका सेमीकंडक्टर मिशन। अब देखिए सेमीकंडक्टर हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, अगर हम टेक्नोलॉजिकल लेवल पे बात करेंगे तो दोस्तों यही दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जहां पे इंडिया इस टाइम पे बहुत ज्यादा गवर्नमेंट फोकस कर रहा है। हम लोगों ने देखा एआई के लिए सेमीकंडक्टर चिप्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो आप हमेशा देखेंगे सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट अभी बना था गुजरात में, सेमीकंडक्टर हमारी टेस्टिंग लेबोरेटरी बन चुकी है। उसके बाद मैं बात करूं, हमने सेमीकंडक्टर मिशन स्टार्ट किया है। तो ये है स्कीम इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन। बट ये क्वेश्चन आपको साइंस एंड टेक में क्वेश्चन मिलेगा एज अ जनरल अवेयरनेस पार्ट, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स का पार्ट नहीं है, ठीक है, इसलिए मैंने यहां पे ऐड किया इसको। फिर दोस्तों बेसिकली रीसेंट न्यूज है जी, हमारे जो लार्ज शिप्स हैं उनको हमने इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस दिया है। तो जी स्टेटस के लिए क्या क्या चीज होता है, लार्ज शिप को किस स्टेज में कैटेगराइज किया जाएगा, ट्रांसपोर्ट कैटेगरी में कैटेगराइज किया जाएगा। उसके बाद हमने पढ़ा था जो लार्ज शिप्स है, कौन सी शिप्स जो इंडिया में बनेंगी, इंडियन फ्लैग होंगे वहां पे, ठीक है। इसके साथ ही आपको यहां पे पता है शिपिंग सेक्टर कॉन्टेक्स्ट में इंडिया ने मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड लॉन्च किया है। फिर हमने मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड के साथ और हमने क्या स्टार्ट किया है, हमने बोला है जी सागरमाला फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। हमने एक एनबीएफसी बनाई है सागरमाला फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, जिसका काम है कि जो भी हमारे शिपिंग सेक्टर के लिए फाइनेंसिंग की जरूरत है तो वहां पे इस एनबीएफसी को यूज किया जाएगा। शिपिंग सेक्टर को लेकर हमने मैरीटाइम इंडिया विजन लॉन्च किया है। हमने इनलैंड वाटरवेज के ऊपर कार्गो मूवमेंट्स को कैसे बेटर करना है उस पर काम किया है। तो शिपिंग सेक्टर की मैं बात करूं, यहां पे शिपिंग सेक्टर एक इंपॉर्टेंट कीवर्ड है। इसके कॉन्टेक्स्ट में जो पिछले 4-5 महीनों में न्यूज चली है, हमें सबके बारे में पता होना चाहिए, बिकॉज इस टॉपिक पे आप क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज काफी ज्यादा इनिशिएटिव सरकार ने इस कॉन्टेक्स्ट में ली है, ठीक है। फिर आ जाते हैं जी हमारे भारतीय इनिशिएटिव, ठीक है, जो कि एग्री स्टार्टअप्स को बूस्टअप करने के लिए एपेडा लेके आया है। फिर आते हैं द्रव्य, बेसिकली क्या है, एक रिट्रीवल एप्लीकेशन है, ठीक है, जो कि आयुर्वेदा डे पे लॉन्च किया गया है। उसके बाद पिक्सल स्पेस है, जो कि हमारे इन स्पेस इंडिया का पहला इंडिजीनियसली कमर्शियली अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट सिस्टम बनाया गया है। ये भी टर्म्स इन न्यूज के कॉन्टेक्स्ट में आपसे पूछा जा सकता है कि पिक्सल स्पेस जो रिसेंट न्यूज में था वो क्या था। फिर दोस्तों देखिए बात करें निसार सैटेलाइट बड़ा इंपॉर्टेंट है यार, ठीक है, क्योंकि नासा इसरो सैटेलाइट जो सिस्टम है बहुत ज्यादा इस पे काम हुआ है, बहुत ज्यादा इस पे डिस्कशन हुई हैं, तो इंपॉर्टेंट है। इसके साथ मैं बात करूंगा स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल की। तो इंडिया ने अभी क्या किया, जो अपना स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है उसको कमर्शियलाइज, उसको क्या किया है, प्राइवेटाइज कर देंगे, ताकि जो प्राइवेट फर्म्स हैं वो हमारे स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स को लॉन्च कर सकें। तो ये इंपॉर्टेंट कॉन्टेक्स्ट आपको पता होना चाहिए, ठीक है जी। फिर हमारा न्यूक्लियर रिएक्टर प्लांट्स बन रहे छोटे, जो बजट में डिस्कस हुआ था, तो फास्ट ब्रीडर न्यूक्लियर रिएक्टर्स बन रहे हैं। अब देखिए दोस्तों इंडिया इन कंटेक्स्ट ऑफ स्पेस आपको सब पता होना चाहिए। जैसे कि मैं बात करूंगा यहाँ पे एक्सियो मिशन, गगनयान, मंगलयान, ठीक है जी, शुक्रयान जो जिसको हम मिशन वीनस बोल रहे हैं, जो 2028 तक हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम इसको लॉन्च कर देंगे, ठीक है। उसके बाद भारतीय अंतरिक्ष 2035 तक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाने वाले सुभांशु शुक्ला जी के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। इस कॉन्टेक्स्ट में सुनीता विलियम्स का नाम पता होना चाहिए, बिकॉज सुनीता विलियम्स जो थी दोस्तों, ठीक है, उन्होंने पैगी विटसन का रिकॉर्ड तोड़ा था। अगर हम बात करें तो पैगी विटसन एक्सियो मिशन की हेड थी, जिनका रिकॉर्ड सबसे ज्यादा स्पेस वॉक्स का रिकॉर्ड था, जो सुनीता विलियम्स ने तोड़ा था जब वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे रुक गई थी। इसके अलावा दोस्तों कोई दूसरा देश, जैसे ऑस्ट्रेलिया ने अपनी पहली खुद की सैटेलाइट बनाई थी, उसको लॉन्च करने की कोशिश की थी, बट वो फेल हो गया था, ठीक है। थोड़ा थोड़ा ब्रीफ उसके बारे में पता चाहिए, बट इंपॉर्टेंट है इंडिया का स्पेस मिशन। इंडिया के स्पेस सेक्टर में जो भी इंडिया कर रहा है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए जी, फिर दोस्तों मैंने डिफेंस सेक्टर, देखिए ज्यादातर तो डिफेंस सेक्टर पर सवाल बहुत कम आते हैं, बट मैंने ये 2 टॉपिक्स उठाए जो कि इंपॉर्टेंट हैं। अब यहाँ पे कई बच्चे बोलेंगे शायद ऑपरेशन सिंदूर भी इंपॉर्टेंट है, बट देखिए ऑपरेशन सिंदूर आई वुड नॉट से इट्स दैट मच इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो काफी पहले हो चुका है। और थोड़ा सा बात है क्योंकि वो उसमें जो मिलिटरीली चीजें यूज हुई हैं, यू माइट हैव एन आइडिया ऑफ दैट थिंग ऑल्सो। बट अगर मैं बात करूं सुदर्शन चक्र इंपॉर्टेंट है, जो हमारे एरियल डिफेंस सिस्टम की बात करता है। हाँ, इस कॉन्टेक्स्ट में अगर मुझे आपसे बात करिए
क्या S-400 का जिक्र हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। फिर आ जाता है एंड्रोथ। एंड्रोथ इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भारत का पहला इंटीग्रेशनली बिल्ट सबमरीन है, और ये भी क्वेश्चन जो है आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं टर्म्स इन यूज के कॉन्टेक्स्ट में। टर्म्स इन यूज के कॉन्टेक्स्ट में आप जो है इस क्वेश्चन को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फिर आ जाता है जी एनवायरनमेंट के टॉपिक्स। अब देखिए एनवायरनमेंट के टॉपिक्स में बात करूं, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर इस साल जो सबसे ज्यादा ही हाईलाइटेड है वो कौन सा है? रामसर वेटलैंड। भाई सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है रामसर वेटलैंड, क्योंकि रामसर कन्वेंशन में एक तो हमारी रामसर साइट्स बहुत अपडेट हुई हैं, रैपिडली अपडेट हुई हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है रामसर वेटलैंड के ऊपर इंडिया की कौन सी नई साइट्स ऐड हुई हैं। मैच द फॉलोइंग पूछा जा सकता है कौन सी वेटलैंड साइट कहां पे है। तो रामसर वेटलैंड में हमारी 93 साइट्स है, तो मैंने वो सारी याद करो। बट पहली कौन सी थी, पहली शुरुआत में कौन सी थी, उसके बाद अब लेटेस्टली कौन सी बनी है पिछले 5-6 महीनों में, पता होनी चाहिए। ठीक है, इसी के साथ आता है इसका प्रोग्राम वेटलैंड सिटी एक्रीडेशन रामसर वेटलैंड के अंदर, जिसमें पहली बार है कि भारत की तरफ से 2 सिटीज इंदौर और उदयपुर जो हैं वो शॉर्टलिस्ट की गई हैं। वेटलैंड के अंदर आता है जी मॉन्टेक्स रिकॉर्ड। तो ये पता होना चाहिए, मॉन्टेक्स रिकॉर्ड पे क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है जी, जिसमें हमें पता होना चाहिए कि अगर मैं बात करूं तो क्योलाडियो नेशनल पार्क जो है अभी भी मॉन्टेक्स रिकॉर्ड के अंदर है। चिलिका था बट वो रिमूव हो चुका है, तो ये पता होना चाहिए। फिर मैं बात करूंगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट इज बायो ई3 पॉलिसी और ANRF। इस बार देखिए इंडिया बहुत ज्यादा फोकस कर रहा है बायो इकोनॉमी को लेके। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में हमने पिछले साल पॉलिसी लॉन्च की जिसका नाम था बायो ई3 पॉलिसी। तो बायो ई3 पॉलिसी कौन से 6 पिलर्स हैं, क्या हमारा टारगेट है, क्या क्या चीजें हमने इसके अंदर की हैं, वो हमें पता होना चाहिए। ठीक है जी। देन आता है ANRF जो है हमारा साइंस इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड था, जिसका नाम बदल के या जिसको अपग्रेड हमने किया है हमारे रिसर्च सेंटर को अपग्रेड करने के लिए, साइंटिफिक रिसर्च के लिए हमने नया इंस्टीट्यूट खोला ANRF, अनुसंधान नेशनल रिसर्च फेलोशिप। अब अगर हम यहां पे बात करें दोस्तों, तो ANRF कैसे बना है, कौन इसको मॉनिटर कर रहा है, कौन इसको एग्जीक्यूट कर रहा है, इसके अंदर काफी चीजें स्टार्ट हुई हैं। ठीक है जी, कोर रिसर्च ग्रांट है, ठीक है जी, महा ईवी इनिशिएटिव है, तो काफी चीजें स्टार्ट की है ANRF के अंदर, वो पता होना चाहिए ANRF एज अ कंसेप्ट। फिर हम आएंगे दोस्तों बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुरिस्डिक्शन, जिसको एक्चुअल में यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सीज के अंडर ये नया एग्रीमेंट है जो साइन हुआ है, जिसको अभी रिसेंटली 60 और 61st कंट्रीज ने रेटिफाई किया, 61 कंट्रीज ने। इसके बाद अभी एग्रीमेंट लीगली बाइंडिंग बन चुका है। इस तरह की चीजें पे यूपीएससी बहुत क्वेश्चन पूछता है कि लीगली बाइंडिंग है नहीं है, लीगली बाइंडिंग है। जो दूसरा पॉइंट यहाँ पे याद रखना है दोस्तों, बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुरिस्डिक्शन कॉन्सेप्ट में, कि इंडिया इसका मेंबर नहीं है। ठीक है जी। फिर साइटिस, इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है साइटिस, तो साइटिस के 50 साल पूरे हुए हैं, तो यहाँ पे सवाल पूछा जा सकता है। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 29, COP 29 हुई है, तो इंपॉर्टेंट है जी UNFCCC की COP 29। ILO कन्वेंशन आई है बायोलॉजिकल हैजार्ड्स को लेके, तो दैट इज आई वुड से समथिंग दैट इज इंपॉर्टेंट। इसके अलावा अगर हम जो भी इनोवेशंस कर रहे हैं, देखो मैंने इसलिए यहाँ पे AI या फिर जो सेमीकंडक्टर की बात मैं साइंस एंड टेक में कर रहा था, अब AI के कॉन्टेक्स्ट में जो भी इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट ले रही है वो सभी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें ऐसा नहीं कि मैंने बोला सर इंडिया AI मिशन पढ़ना है यार, AI की बात हो रही है, बहुत AI एज अ कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आ जाते हैं जी अगला टॉपिक, स्पोर्ट्स को लेके। देखिए मैंने यहाँ पे आपके साथ, आप सोचिए सर स्पोर्ट्स इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आपने सिर्फ 5-6 टॉपिक्स लिखी हैं। देखिए अगर हम बात करें तो स्पोर्ट्स में जनरली जो सवाल पूछे जा रहे हैं वो किसी ब्रॉडर टॉपिक्स पे या ब्रॉडर चीजों पे पूछे जा रहे हैं। जैसे कि अवार्ड्स की बात की, जैसे एग्जांपल दीजिए, अगर हम बात करें किसी को ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड मिला है, ठीक है, या फिर मैं बात करूं दोस्तों कोई बड़ा जैसे एशिया कप हुआ है, ठीक है। अब एशिया कप की कंट्रोवर्सी सबसे ज्यादा है, बट एशिया कप की कंट्रोवर्सी पे हमसे सवाल नहीं पूछा जाएगा, हमसे सवाल पूछा जा सकता है एशिया कप की हिस्ट्री के ऊपर, कि भाई एशिया कप कब स्टार्ट हुआ था, इंडिया ने कितनी बार जीता है, ठीक है, और कब ये क्या जो एशिया कप आता है इसका क्या रिलेशन है ICC के साथ, ऐसा कुछ पूछा जा सकता है। नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी सबसे इंपॉर्टेंट, बिकॉज हम कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए बिड कर रहे हैं, ओलंपिक्स 2036 के लिए सोच रहे हैं, तो स्पोर्ट्स पॉलिसी इंपॉर्टेंट है। हमारा चेस वर्ल्ड कप इंडिया में हो रहा है, तो इससे पहले कि इंडिया में चेस वर्ल्ड कप हुआ था, अगर हुआ था तो कहां पे हुआ था, कौन जीता था, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए हमने ऑफिशियली बिड कर लिया है दोस्तों, ठीक है जी। इसके साथ साथ अगर मैं एथलेटिक्स की बात करूं तो हम पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप करवा रहे हैं इंडिया में।
ठीक है जी। ग्रैंड स्लैम टेनिस की बात करो तो टेनिस इंपॉर्टेंट है। जितने भी ग्रैंड स्लैम्स हैं जी, चाहे वो बात करें ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन, यूएस ओपन, भाई ये सब इंपॉर्टेंट है बिकॉज दोस्तों इन्हीं के कॉन्टेक्स्ट में जितने भी मेजर इवेंट्स हुए हैं, तो टेनिस के 4 मेजर इवेंट्स हैं, इसमें विंबलडन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज विंबलडन ने बहुत ज्यादा रिकॉर्ड टूटे हैं। जैनिक सिनर जीते हैं, पहले टैलेंट बने थे जीतने वाले। ईगा स्वाइटेक वुमेन्स में जीती थी, तो उनका भी रिकॉर्ड था कि उन्होंने विदाउट कंसीडिंग अ सिंगल पॉइंट उन्होंने पूरा मैच जीता है। पोलैंड की पहली वुमेन प्लेयर बनी थी, या पोलैंड की पहली प्लेयर बनी जिन्होंने सिंगल्स में टाइटल जीता है, तो वो याद रखना था। फिर ऑस्ट्रेलियन ओपन में क्या हुआ है, किसने सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम्स जीते हैं, अगर हम बात करें, ठीक है। जैसे जोकोविच का रिकॉर्ड बना था कि उन्होंने आई थिंक फ्रेंच ओपन में जो है थर्ड हाईएस्ट बने हैं इन टर्म्स ऑफ विनिंग द मैक्सिमम मैचेस इन ग्रैंड स्लैम, 100+ मैचेस जीते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इस तरह की चीजें आपसे सवाल में पूछी जा सकती हैं इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस इंपॉर्टेंट इवेंट्स। वुमेन्स ओडीआई वर्ल्ड कप इंडिया में हो रहा है जी, वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप होने वाला है, सॉरी वुमेन्स कह रहा हूं, मेंस T20 वर्ल्ड कप होने वाला है। अब देखिए हमसे जो इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स इवेंट्स, अगर मैं नेशनल स्पोर्ट्स इवेंट्स की बात करूं तो यहाँ पे यूपीएससी के फेवरेट है जी संतोष ट्रॉफी, ठीक है। ड्यूरेंट कप, फुटबॉल के कॉन्टेक्स्ट में याद करें पहली बार फीफा वर्ल्ड कप, फीफा क्लब वर्ल्ड कप हुआ है जो चेल्सी जीता है, तो ये पता होना चाहिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स इवेंट्स है। अगेन मैं बात करूंगा यहाँ पे हमें सारे इवेंट्स नहीं पढ़ने, हमें ये नहीं पढ़ना यार कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया टेस्ट मैच चल रहा है तो उसमें क्या हो रहा है, नहीं, हमें ब्रॉडर इवेंट्स पढ़ने हैं, जो ब्रॉडर इवेंट्स हुए, कोई ब्रॉडर टूर्नामेंट हुआ, ब्रॉडर हुआ है। जैसे हम चेस की बात करें तो हम चेस वर्ल्ड कप की बात करें, इसी कॉन्टेक्स्ट में ये पता होना चाहिए कि करंट या रेनिंग चैंपियंस दोनों इंडिया से हैं, ठीक है, तो उनके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है जी। तो ये चीजें हैं जो हमें स्पोर्ट्स इवेंट्स में मेजरली हमें यहाँ पे पढ़नी है। इसके अलावा दोस्तों बात करूं अवार्ड्स की, तो यहाँ पे मैंने देखिए जो मेजर अवार्ड्स लिखे हैं जो मेजरली आखिरी 2-3 महीनों में बहुत ज्यादा हाईलाइटेड थे। नोबेल प्राइज सारे पता होना चाहिए जी, नोबेल पीस प्राइज, नोबेल प्राइज किस को मिला है, किस चीज के लिए मिला है, ये पता होना चाहिए। फिर इंडियन कंटेक्स्ट में जिनको भी रिसेंट अवार्ड मिला, जैसे रैमन मैग्सेसे अवार्ड मिला है, तो एजुकेट गर्ल एनजीओ बना था जिसको अवार्ड मिला है। अब क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है कि एजुकेट गर्ल तो पहला एनजीओ बना था, इसके अलावा वो आपसे पूछेंगे प्रीवियस विनर्स, प्रीवियस इंडियंस टू विन द रैमन मैग्सेसे अवार्ड। रैमन मैग्सेसे अवार्ड है क्या, ये आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है जी। फिर यूएनडीपी के इक्वेटर इनिशिएटिव अवार्ड है जो कि बीबी फातिमा को मिला है, अगेन इंपॉर्टेंट, ठीक है जी। नेशनल फिल्म अवार्ड्स, अब नेशनल फिल्म अवार्ड्स में आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि जी किनको पहली बार मिला है, नेशनल फिल्म अवार्ड्स कब से स्टार्ट हुए थे, इसी कॉन्टेक्स्ट में आता है जी दारा साहेब फाल्के अवार्ड। स्पोर्ट्स की आप बात करोगे तो यहाँ पे स्पोर्ट्स की नॉर्मल पद्मश्री, पद्म भूषण, आई वुड से भारत रत्न इंपॉर्टेंट बिकॉज जो भारत रत्न अवार्ड पिछले साल दिए गए थे, अब आपका एग्जाम 2025 में हो रहा है, इससे पहले एग्जाम 2023 में हुआ था, और उस कॉन्टेक्स्ट में सबसे बड़ा अवार्ड अगर सिविलियन अवार्ड की बात की जाए तो भारत रत्न इंडियन के कॉन्टेक्स्ट में आता है। और मोदी जी को रिसेंटली काफी सिविलियन अवार्ड्स मिले हैं, तो पूछा जा सकता है कि जी सिविलियन अवार्ड्स को आप मैच कीजिए, किस कंट्री का कौन सा हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। इस कॉन्टेक्स्ट में भी यूपीएससी आपसे सवाल पूछ सकता है, बिकॉज वो आपसे ये नहीं पूछेगा यार कि मोदी जी को कौन से अवार्ड मिले, दे विल नेवर आस्क यू दिस सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस, दे ऑलवेज मेक्स अ थिंग कि जो उसको ब्रॉडर लेवल पे, यूपीएससी ऑलवेज आस्क अ क्वेश्चन ऑन ब्रॉडर टॉपिक्स, ठीक है, तो ये पता होना चाहिए। फिर आ जाता है जी पॉलीग्रिस मैजिक स्किल अवार्ड जो कि हॉकी में मिला है दीपिका शेरावत जी को, तो इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है जी। यूनाइटेड नेशन का पॉपुलेशन अवार्ड मिला है, नोबेल प्राइज आई हैव ऑलरेडी डिस्कस विद यू, ठीक है जी। चलिए अब डिस्कस करते हैं दोस्तों हमारे कुछ अदर प्रोमिनेंट टॉपिक्स, जैसे पर्सन इन न्यूज। तो यहाँ पे मैंने 3 प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज का नाम लिखा है जो कि इंपॉर्टेंट है। कालिदास जी की 500th बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट किया, तो ये आपका हिस्टोरिकल एंगल, कल्चर से आपको पता चले कालिदास जी ने कौन से हिस्टोरिकल मैन्युस्क्रिप्ट्स लिखे हैं, ठीक है जी, उनके बारे में पता होना चाहिए। फिर कौन से ऐसे उनके स्क्रिप्ट्स हैं जिनको किसी यूनेस्को लिस्ट में वो पार्ट बने हैं, तो ये पता होना चाहिए। दादा भाई नारोजी इंपॉर्टेंट है, एम एस स्वामीनाथन, ठीक है, 100th बर्थ एनिवर्सरी है बिकॉज इनको बोला जाता है फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, तो एम एस स्वामीनाथन जी के कंसेप्ट पे आपका एमएसपी का कंसेप्ट आया था। एम एस स्वामीनाथन जी को भारत रत्न अवार्ड भी दिया गया पोस्टह्यूमसली।
तो इसी कॉन्टेक्स्ट में आपसे 3-4 स्टेटमेंट्स बना के एम एस स्वामीनाथन जी पे सवाल पूछा जा सकता है। ठीक है जी, चलिए फिर आइए प्लेसेस के बारे में। तो डिस्प्यूटेड प्लेसेस है जी, नारगौन हो गया, गाजा पट्टी हो गया, वेस्ट बैंक हो गया। ठीक है जी, तो जो भी डिस्प्यूटेड एरिया जिस टाइम पे, क्रीमिया हो गया, तो ये यहाँ पे आपको पता होना चाहिए। इंडिया पाकिस्तान कॉन्टेक्स्ट में पीओके हो गया, तो ये पता होना चाहिए। ठीक है जी, फिर मेडॉग मेडॉग मेगा डैम जो है, चाइना जो है दुनिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट डैम बनाना चाहता है ऑन द यारलुंग जांगपो, जो कि ब्रह्मपुत्रा रिवर पे बनाना चाहता है तिब्बत के अंदर। करालान मल्टी मॉडल ट्रांजिट प्रोजेक्ट फाइनली स्टार्ट हो चुका है, जो कि अगेन बिम्स्टेक के अंडर बना था। ये वेस्ट बंगाल को मिजोरम से कनेक्ट कर रहा है, ताकि जो है हमारा, अब इस पर ज्योग्राफिकली क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये कौन सी 2 प्लेसेस हैं, किस ऑल्टीट्यूड पे हैं, ऐसी चीजें पूछी जा सकती हैं। ठीक है भाई, फिर यूनेस्को इज द वन इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट। अगर मैं प्लेसेस की बात करूं, यूनेस्को के कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं बात करूं, तो इस पर बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जी। हमारी टेंजिबल लिस्ट ऑफ कल्चरल हेरिटेज साइट, हमारी वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ठीक है जी, सॉरी इंटेंजिबल, टेंटेटिव लिस्ट में हम ऐड आए हुए हैं यूनेस्को वर्ल्ड रजिस्ट्री। ठीक है जी, उसके बाद यूएसए ने विड्रॉ किया यूनेस्को से। तो ये सारा का सारा चीज इंपॉर्टेंट है इंडियन कंटेक्स्ट में। तो अगर मैं यूनेस्को की बात करूं, तो आपको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में पता होना चाहिए कि लास्ट 4 साइट्स कौन सी है, पहली साइट्स कौन सी थी, कौन सी पहली नेचुरल हेरिटेज साइट थी, कौन सी पहली कल्चरल हेरिटेज साइट थी, एक ही मिक्स्ड हेरिटेज साइट है वो कौन सी है। इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज साइट में पता होना चाहिए कौन सी इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज साइट इंडिया की ऐड हुई, किसको प्रपोज कर रहे हो, कौन सी स्टार्टिंग में ऐड की गई थी। फिर हम बात करें यहाँ पे एमएबी, मैं एक चीज भूल गया, मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व, कोल्ड डेजर्ट को मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व का हमने ऐड किया है मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व में अंदर। अब भारत में कितनी बायोस्फीयर रिजर्व हैं, कितनी बायोस्फीयर रिजर्व में कितनी ऐसी बायोस्फीयर रिजर्व हैं जो मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट बनती हैं। ठीक है, पहली कौन सी थी, लास्ट वन कौन सी ऐड हुई है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देन टेंटेटिव लिस्ट में हमारी साइट्स ऐड हुई हैं। फिर हमें पूछा जा सकता है वर्ल्ड रजिस्ट्री, यूनेस्को वर्ल्ड रजिस्ट्री के ऊपर। ठीक है, अगेन सम प्रोडक्ट्स हैव बीन लिस्टेड देयर। देन यूएसए ने विड्रॉ किया है, तो यहां पे इसी कॉन्टेक्स्ट में हमसे यूनेस्को एज अ टॉपिक जो है वो इंपॉर्टेंट बन जाता है, अगर आप प्लेसेस इन न्यूज की यहाँ पे बात करते हो। फिर कुलाशेखरा पट्टिनम इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है दोस्तों, क्योंकि बात करें कुलाशेखरा पट्टिनम की, तो ये भारत का सेकेंड स्पेस पोर्ट है जो कि बना है, इंडिया सेकेंड स्पेस पोर्ट है जो कि यहाँ पे इंडिया बना रहा है, तो ये पता होना चाहिए। इसके अलावा बात करूंगा दोस्तों, अगर कोई हिस्टोरिकल या फिर कल्चरल प्लेस में कोई बात है, जैसे इंडिया ने बुद्धिस्ट रेलिक्स श्रीलंका से लिए हैं, तो इस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है बुद्धिज्म के ऊपर, जैनिज्म के ऊपर। तो जो इस कॉन्टेक्स्ट में कुछ न्यूज आप पढ़ रहे हो कि यार कल्चरली जो चीजें इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, तो वो चीजें आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा बात करो रिपोर्ट्स की, तो दोस्तों यहाँ पे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट लिस्ट ऑफ रिपोर्ट्स बनाई हैं जहां पे जनरली इंडिया ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है या फिर इंडियन कंटेक्स्ट में वो रिपोर्ट्स रिलीज हुई हैं। So they are important: Financial Inclusion Index, Global Innovation Index, State Energy Action Index, UDAC एजुकेशन की रिपोर्ट इंपॉर्टेंट है जी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट पहली बार है इंडिया टॉप 100 में आया है। तो इंपॉर्टेंट है जी ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट स्टेट्स रैंकिंग और वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। तो ये हमने वही रिपोर्ट उठाई है जहां पे, क्योंकि रिपोर्ट पे क्वेश्चन एक ही आया, तो मैंने कहूँगा बहुत ज्यादा ऐसा चीज है कि आपको बिल्कुल ही एक एक पॉइंट क्रैम करना है, बट आपको यहाँ पे मोटा मोटा चीजें पता होनी चाहिए कि रिपोर्ट कौन रिलीज कर रहा है, इंडिया का क्या रैंक है, इंडिया ने किस तरह से इंप्रूव किया है, किस पैरामीटर पे इंडिया ने इंप्रूव किया है। ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको रिपोर्ट सेक्शन में यहाँ पे पढ़नी है। और अब आते हैं हमारे फाइनल लेग के ऊपर, गवर्नमेंट स्कीम्स के ऊपर। यहाँ पे मैंने कुछ स्कीम्स जो हैं वो सोशल सिक्योरिटी कंपोनेंट कॉन्टेक्स्ट में उठाई हैं। कुछ स्कीम्स मैंने इसलिए उठाई है बिकॉज दोस्तों वो रिसेंटली न्यूज में है, कुछ अपडेट हुआ है, तो वहां पे आप क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जैसे पिछली बार आपके एमपी लेट स्कीम पे सवाल आया था, अब एमपी लेट स्कीम पे जो क्वेश्चन आया था, बहुत बच्चे सोचेंगे माइंड में कि क्यों आया था। एमपी लेट स्कीम 2023 में अपडेट हुई थी, गाइडलाइंस आई थी, रिवाइज गाइडलाइंस, वो अपडेट हुई थी 2023 में, क्वेश्चन पूछ लिया उन्होंने एमपी लेट्स के ऊपर। इसी तरह से हमने यहाँ पे कुछ स्कीम्स उठाई हैं, जैसे यूनिफाइड पेंशन सिस्टम, पेंशन को लेके बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जी आपके सोशल सिक्योरिटी में। तो यूपीएस हो गया, एनपीएस हो गया, एपीवाई हो गया, श्रम योगी मानधन हो गया, पीएम किसान मानधन योजना हो गया। ठीक है जी, तो ये पढ़नी है। एनपीएस के केस में एनपीएस वत्सल्य भी हो गया।
ठीक है। अगर हम बात करें तो फिर मत्स्य संपदा योजना के 5 साल पूरे हुए तो इंपॉर्टेंट आ जाती है जी। डिजिटल इंडिया मिशन अगेन 10 साल पूरे हुए तो इंपॉर्टेंट है। एनपीएस मैंने बता दिया। अगर मैं फाइनेंशियल सेक्टर की बात करता हूं तो इंक्लूजन सेक्टर में याद रखना पीएमजेडीवाई सुरक्षा बीमा योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना आ गई आपकी। ठीक है जी। फिर आ जाता है आपका ये बेसिकली फाइनेंशियल इंक्लूजन के अंदर आती हैं। ठीक है। जनधन योजना, सुरक्षा बीमा योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना। इसके अलावा पीएम मुद्रा अपडेट हुई है तो इंपॉर्टेंट आ जाती है जी। मैरिट स्कीम बिल्कुल लॉन्च हुई है तो अब इंपॉर्टेंट है। उज्ज्वला योजना में अपडेट है। इन्होंने रिफिल्स में चेंजेस किया है कि आप रिफिल्स जो है वो आपको 9 रिफिल्स तक की 300 रुपए की सब्सिडी मिलेगी। पीएम स्वनिधि स्कीम पूरा का पूरा स्कीम ही रिवैम्प हुआ है। ठीक है जी। जनधन योजना, जल जीवन मिशन इंपॉर्टेंट अपडेट है। स्कीम 2028 तक एक्सटेंड की कर दी है। पीएम ई ड्राइव स्कीम अगेन 2028 तक एक्सटेंड कर दी गई है। फसल बीमा योजना, मातृ वंदना योजना जो कि हमारे सोशल सिक्योरिटी कंपोनेंट से रिलेट करते हैं। भारतीय जन औषधि परियोजना योजना होगी आपकी। किसान मानधन, पीएम किसान आवास योजना, अर्बन हाउसिंग सेक्टर इंपॉर्टेंट है। अर्बन ग्रामीण दोनों पता होना चाहिए। जनमन पता होना चाहिए जी। ये हमारे ट्राइबल अफेयर्स की दो इंपॉर्टेंट स्कीम है। पीएम जनमन, धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान। एनआरएलएम हो गया, नरेगा हो गया, एमजी नरेगा, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन हो गया, स्वच्छ भारत मिशन अर्बन एंड ग्रामीण हो गया। मुद्रा मैंने आपको बता ही दिया था, प्रधानमंत्री मुद्रा एपीवाई नमस्ते स्कीम। ठीक है जी। एग्रीकल्चर की बात हो, डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन हो गया, धरती आबा सॉरी धन धान्य कृषि योजना हो गया, डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन हो गया, पीएम किसान स्कीम हो गई। ठीक है जी। फसल बीमा योजना होगी, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड स्कीम होगी। तो ये पता होना चाहिए। विकसित भारत रोजगार योजना वन ऑफ द इंपॉर्टेंट स्कीम क्योंकि इसको ईपीएफओ ही एक्चुअल में मॉनिटर करेगा तो इंपॉर्टेंट है जी। ई ट्रैक इंसेंटिव की पीएम ई ड्राइव के अंदर आती है तो इंपॉर्टेंट बन जाती है। फिर आ जाता है आपका धन धान्य आदित्य स्कीम, अमृत 2.0 तो अमृत स्वच्छ भारत मिशन इंपॉर्टेंट है जी। सेमीकंडक्टर की मैंने यहाँ पे भी ऐड किया है। फंड फॉर स्टार्टअप स्कीम, स्टार्टअप इंडिया स्कीम, मेक इन इंडिया स्कीम, क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज, क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर स्टार्टअप्स ऑल्सो। ठीक है जी। आरडी रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन स्कीम होगी, स्किल इंडिया मिशन हो गया, कौशल विकास योजना, नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम, जो भी स्किलिंग को देख के इंपॉर्टेंट मिशन है, इंपॉर्टेंट है जी। ठीक है। जन आरोग्य योजना हो गया, आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन हो गया, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन हो गया। तो हेल्थ की इंपॉर्टेंट स्कीम्स आती जाती हैं। आवास योजना हो गया, सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना हो गई। तो ये कुछ लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं जो कि आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है अपने इस एग्जामिनेशन साइकिल के लिए। ठीक है दोस्तों। तो ये था दोस्तों एक ब्रीफ अबाउट द सेशन जहां पे हमने आपके साथ 100+ ही कह सकते हैं, 100 से ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। उम्मीद कर रहा हूं ये सेशन आपके लिए काफी बढ़िया लगा होगा आपको दोस्तों। एक लिस्ट आपके पास आ चुकी है जिसको अगर मैं बात करूं कि आप वो स्टूडेंट है जिनको लगता है कि अभी तक हमने कुछ भी स्टार्ट नहीं किया है तो डेफिनेटली दोस्तों आप जो हैं हमारे इस स्पेसिफिक जो आप कह सकते हैं टॉपिक्स जो हैं, टॉपिक्स लिस्ट के थ्रू जो है अपनी प्रिपरेशन जो है उसको लास्ट मिनट में भी एक पुश जो है वो दे सकते हैं। बाकी दोस्तों मैं ये नहीं कहूंगा कि यार सिर्फ इन्हीं 100 टॉपिक्स में से या 100+ टॉपिक्स में से पेपर आएगा, बिकॉज यूपीएससी है, यूपीएससी इज ऑलवेज अनसर्टेन। बट क्योंकि जो टॉपिक सबसे ज्यादा न्यूज में थे, सबसे ज्यादा हाईलाइटेड, तो हमने उनको शॉर्टलिस्ट किया है जहां पे हमें लग रहा है हमारे एनालिसिस के बेस पे कि हाँ यार यहाँ पे सवाल जो हमसे पूछे जा सकता है। बट बिफोर आई रैप अप द वीडियो दोस्तों, ठीक है जी, तो अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट है दोस्तों जिनको अभी भी लग रहा है कि अब मुझे अपनी प्रिपरेशन को एक लेवल और ऊपर लेके जाना है दोस्तों, तो आप एडोटैप के कोर्सेज की मदद भी ले सकते हैं, जिसके लिए आपको हमारी वेबसाइट edotap.in पे जाना है दोस्तों। यहां पे जाके आपको कोर्सेज पे जाना है। कोर्सेज पे जाके आपको यूपीएससी ईपीएफओ कोर्सेज पे आप क्लिक कीजिए दोस्तों। यहाँ पे आपके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है, आपको दिवाली सेल मिल रही है दोस्तों। ठीक है जी, दैट इज फ्लैट 67% ऑफ मिल रहा है आपको हमारे ईपीएफओ कोर्सेज के ऊपर, जो कि हमारा रिकॉर्डेड क्रैश कोर्स है, स्पेशल सब्जेक्ट कोर्स है। इसके अलावा दोस्तों अगर मैं बात करूं, अगर आप हमारी टेस्ट सीरीज को लेते हैं तो यहां पे आपको दोस्तों फ्लैट 87% ऑफ मिल रहा है। अगर आपको प्रैक्टिस के लिए टेस्ट सीरीज है तो आप यहां पे जा सकते हैं, फ्लैट 87% ऑफ। आप वो स्टूडेंट है दोस्तों जिनके पास लग रहा है टाइम कम है बट
वीडियोस भी देखना चाहते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव मटेरियल भी चाहते हैं, प्रैक्टिस भी करना चाहते हैं, तो दोस्तों आप हमारे इस रिकॉर्डेड क्रैश कोर्स जो है इसके साथ भी जा सकते हैं। यहाँ पे आपको 115 से ज्यादा वीडियोस मिलेंगे दोस्तों, नोट्स मिलेंगे, चैप्टर वाइज टेस्ट मिलेंगे, फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे, सॉल्व पीवाईक्यूज मिल रहे हैं, एपीएफसी का भी और ईओईओ का भी दोस्तों, करंट अफेयर्स की मैगजीन मिल रहे हैं, क्वेश्चंस मिल रहे हैं प्रैक्टिस करने के लिए। अगर आपको लग रहा है आपकी यूपीएससी की तैयारी हो चुकी है, मुझे सिर्फ स्पेशल सब्जेक्ट कोर्सेज पे फोकस करना है, तो आप हमारे स्पेशल सब्जेक्ट कोर्सेज के साथ भी जा सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों हमारे कुछ स्पेशल कोर्सेज जैसे इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉस को लेकर हमारा एक सेपरेट कोर्स है दोस्तों, आप इसके साथ जा सकते हैं। अकाउंटेंसी को लेकर हमारा एक सेपरेट कोर्स है, अगर आपको लग रहा है सिर्फ मुझे अकाउंटेंसी पे ही डाउट है तो आप इसके साथ भी जा सकते हैं दोस्तों, ठीक है। सो डिफरेंट कोर्सेज हैं, आपको जिस कोर्स को आपको लग रहा है कि आपके लिए वो ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा तो आप उस स्पेसिफिक कोर्स के साथ जा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये था जी हमारा आज का सेशन, जहां पे हमने 100+ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं उनके बारे में डिस्कस किया है दोस्तों। अब दोस्तों एक छोटा सा काम मैं आपसे चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं कि जो हमने 100+ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो मैंने आपको बताए हैं, आप चाहते हैं कि यार इस पे हमें सर मजा आ जाए कि टॉपिक लिस्ट तो आ जाए, एक आप टेस्ट भी ले लो हमारा इस चीज के ऊपर। अगर आप चाहते हैं कि इसके ऊपर एक एमसीक्यू सेशन मैं आपके साथ कंडक्ट करूं, एक प्रॉपर टेस्ट हम लोग कंडक्ट करें, जो भी हमने 100 या 100+ टॉपिक्स डिस्कस किया, जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं, तो आपको मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताना है दोस्तों, ठीक है, दैट सर प्लीज वी आर रेडी फॉर द टेस्ट, प्लीज ब्रिंग द टेस्ट सून। हिंदी में बताना है तो अगर आप इंग्लिश में तो ये लिख दीजिए, हिंदी में बताना चाहते हैं सर टेस्ट के लिए रेडी हैं, प्लीज आप टेस्ट करवा दीजिए। तो अगर दोस्तों आप हमें काफी अच्छा रिस्पांस देंगे स्पेसिफिक वीडियो में, विद रिस्पेक्ट टू कि आप चाहते हैं कि हम आपके लिए टेस्ट लेके आए, आप काफी अच्छा रिस्पांस देंगे, ठीक है, वीडियो को शेयर कर देंगे, लाइक करेंगे, कमेंट देंगे दोस्तों, बिकॉज आपके कमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अगर आप ये कमेंट करेंगे कि हाँ जी हमें टेस्ट चाहिए इसके ऊपर, तो देखिए दोस्तों ये आपको एक वन थिंग मैं श्योर करना चाहता हूँ कि अगर आप हमें जितना ज्यादा आप रिस्पॉन्स बढ़िया देंगे, उस रिस्पॉन्स के बेस पे दोस्तों अगर हमें अच्छा रिस्पॉन्स मिला, ठीक है जी, एक छोटा सा नंबर अगर 100+ कमेंट्स मैं कहता हूं हो जाते हैं, ठीक है जी, या फिर इस वीडियो पे अगर 100+ कमेंट्स हो जाते हैं, तो मैं आपको इस चीज एश्योर करूंगा कि मैं आपके लिए एक स्पेशल सेशन लेके आऊंगा एमसीक्यूज के ऊपर, ठीक है। तो ये छोटा सा चीज मैं अब आपसे चाहता हूं, आप फटाफट में कमेंट कीजिए, और जिस दिन हमारे कमेंट्स जो हैं वो 100+ हो जाएंगे दोस्तों, तो उसी दिन ही, उसके अगले दिन ही या उसी दिन ही मैं आपके साथ फिर जुड़ूंगा इसी चैनल पे दोस्तों, ठीक है। और जहां पे एक अगर वो चीज हो जाए तो अनाउंसमेंट करेंगे कि किस दिन हम आपका एमसीक्यू रिवीजन टेस्ट भी लेके आ रहे हैं, ठीक है, अगर आप चाहते हैं दोस्तों, बिकॉज यहाँ पे आपका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, विशिंग यू ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जामिनेशन जी, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, ठीक है जी। और कोई भी डाउट आता है दोस्तों हमें ईमेल कर दीजिए at hello@aerotab.co.in, या फिर आप हमारे साथ कॉल कर सकते हो ऑन द नंबर 8146207241। चलिए गाइस, बाय बाय।